बच्चों, इस वीडियो में आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, और इस टेक्निक को हम नोडल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, ये आप देखोगे कि आप जब आपके इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग में सबको कॉमन एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल। तो उस सब्जेक्ट में ये थ्योरम वापस आएगा, और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको अभी क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस जो है बड़ी आसानी से इजीली आप सॉल्व कर पाओगे नोडल एनालिसिस से। आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब जैसे ये जो प्रॉब्लम है दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, और इसको केवीएल से करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम में हमको I1, I2, I3, I4 निकालना है। तो आप इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से करना तो मतलब कर तो सकते हैं, पर आपको बड़ा टाइम लगेगा, और वो टाइम लगाना एग्जाम में, यानी क्वेश्चन गलत करना, वो ज़्यादा बड़ा गुनाह है एग्जाम में टाइम लगाना। तो इसलिए हम अलग अलग हमें स्मार्टनेस से टेक्निक्स आनी चाहिए। तो उनमें से एक टेक्निक है पहली नोडल एनालिसिस। अब हमें इस क्वेश्चन में करंट्स निकालने जो मैंने दिखाए हुए हैं, और इसके लिए नोडल एनालिसिस लगाना है। एक्चुअली नोडल एनालिसिस किरचॉफ करंट लॉ ही होता है। ठीक है ना, ये किरचॉफ करंट लॉ ही होता है, केसीएल होता है, ये आपको पता है। और केसीएल में क्या करते हैं कि करंट का सम जीरो कर देते हैं। सम ऑफ करंट ऑन अ नोड इज जीरो। तो वही करेंगे यहाँ पर। नोडल एनालिसिस को लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं कि अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, है ना। तो जिन क्वेश्चंस में ऐसे ये जो ब्रांचेस हैं, ये जैसे स्क्वायर ब्रांचेस, ये स्क्वायर बने हो, ये मैश कहलाते हैं, मल्टीपल मैश प्रॉब्लम बोलते हैं इनको। तो इन क्वेश्चंस में जो है हमें नोडल लगाना ज़्यादा सही रहता है। मतलब जिस क्वेश्चन में नोड बहुत सारी हो, जैसे इसमें आपको देख लो 1, 2, 3, 4 नोड्स हैं, तो इसमें नोडल एनालिसिस लगाना बहुत ही सही है। ठीक है, तो हम कैसे लगाते हैं, तो लगाने के दो तरीके सिखाऊंगा नोडल लगाने के। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको किसी एक नोड को ग्राउंड करना है, और ऐसी नोड को ग्राउंड करो जिसके ग्राउंडिंग करने से ज़्यादातर आसपास की नोड ग्राउंड हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं इस नोड पे ग्राउंडिंग करता हूँ तो ये वाली नोड की ग्राउंडिंग नहीं होगी, पर इसकी ग्राउंडिंग करता हूँ तो इसके पास वाली नोड की भी ग्राउंडिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने इसकी ग्राउंडिंग कर दी। तो ग्राउंडिंग मतलब पोटेंशियल जीरो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो, और इसका पोटेंशियल जीरो। ठीक है, तो अब नोड कौन कौन सी हैं? नोड 4 है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जो बाकी दो नोड है, एक तो ये वाली एक ये वाली, इनके वोल्टेज को आप अपनी मर्जी से कुछ मान लो। तो इसके वोल्टेज को मान लो V1 और इसके वोल्टेज को मान लो V2। ठीक है बच्चों, अब ये नोड A है, 1 नोड है, और ये नोड है 2। तो अप्लाइंग नोडल एट नोड 1, नोड 1 पे हम नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं। तो बेटा कैसे लगाना है, हमें अज्यूम करना है, गौर से सुन लो कान खोल के, हमें अज्यूम करना है कि जिस नोड पे हम नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं उसका वोल्टेज हाईएस्ट है। जिस नोड पे हम नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं उसका वोल्टेज पूरे सर्किट में हाईएस्ट है, और अभी मैं लगा रहा हूं नोडल एनालिसिस इस नोड पे, है ना। तो इस नोड का सर्किट, इस नोड का जो पोटेंशियल है V1, इसको मैं हाईएस्ट मानूंगा, और अगर इसका पोटेंशियल हाईएस्ट है तो
करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, तो करंट हमेशा इससे इधर, इससे इधर और इससे इधर, इससे दूर जाएगा, समझ गए? इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, क्योंकि करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। अब क्या है कि नोडल कैसे करंट तीनों डायरेक्शन के करंट को लिखना है ऐड करके 0। यही तो होता है केसीएल, कि एक नोड पे सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0। तो इधर का करंट, इधर का करंट और इधर का करंट तीनों ऐड करो और 0 कर दो। तो इधर का करंट क्या होगा? तो देखो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसको भी लिखने का एक तरीका है कि आप इस तरफ गए लेफ्ट हैंड साइड पे और आपने लिखा V1 माइनस, अब माइनस रास्ते में कौन आया, 10 वोल्ट्स, तो V1 माइनस 10 वोल्ट्स। देखो प्लस से माइनस जा रहे हो ना, प्लस से माइनस, तो माइनस 10 ले रहे हो, माइनस 0 तक पहुंचना है आपको, ठीक है ना? 0 तक पहुंच गए, अपॉन रास्ते में रेजिस्टेंस कितना आया, 10। दिख रहा है आपको क्या करा मैंने? वापस बोल रहा हूं V1 माइनस, प्लस से माइनस जा रहा हूं तो माइनस 10 माइनस 0 अपॉन 10, ठीक है, प्लस। अब नीचे आ रहा हूं, V1 माइनस 0, रास्ते में कोई बैटरी नहीं है, V1 माइनस 0 अपॉन 30, प्लस। अब जा रहा हूं मैं राइट हैंड साइड पे। तो जब भी राइट हैंड साइड पे जैसे मैं जा रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि V1 के जस्ट नियरेस्ट नोन वोल्टेज V2 है, V1 के जस्ट नियरेस्ट नोन वोल्टेज V2 है। तो आपको नोन वोल्टेज तक ही जाना होता है, तो आप लिखोगे V1 माइनस V2 अपॉन 20। अब आप कहोगे कि V2 नोन थोड़ी है, तो बेटा नोन है, क्योंकि V2 तो हम निकालने वाले हैं ना अभी, तो वो तो नोन ही है, नोन अज्यूम करके चल रहे हैं उसको हम, है ना? तो ये क्या बना, V1 अपॉन 10 माइनस 1 प्लस V1 अपॉन 30 प्लस V1 अपॉन 20 माइनस V2 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम ले लो आप यहां पर 60, और ये आ जाएगा 6V1 माइनस 60 प्लस 2V1, ठीक है, प्लस 3V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 0। चेक करो बेटा, एलसीएम आ गया 60 और ये आ गया 6V1 माइनस 60 प्लस 2V1 प्लस 3V1 और माइनस V2 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका 6 और 2 8 और 3 11V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 60, फर्स्ट इक्वेशन। 11V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 60, फर्स्ट इक्वेशन। अब अप्लाइंग नोडल एट नोड 2 पे लगा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो V2 माइनस V1, V2 को सबसे बड़ा मानूंगा अब, अपॉन 20 प्लस V2 माइनस 0, अब नीचे गया हूं, अपॉन 10 प्लस V2 अब देखो माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस 20 लोगे, अपॉन 5, वो माइनस 0 को मैंने नहीं लिखा, V2 प्लस 20 माइनस 0 अपॉन 5, ठीक है? तो अब ये हो जाएगा बेटा एलसीएम इसको इक्वल टू 0 कर दिया, और एलसीएम 20 आ गया इसका,
और ये हो जाएगा V2 माइनस V1 प्लस 2V2 प्लस 4V2 प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस 80। और इसको हम सॉल्व करें, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। तो ये वैल्यूज दो इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे V1 V2 के लिए, तो V1 की वैल्यू ऑलमोस्ट जो आ जाएगी 2.4 वोल्ट के आसपास आएगी और V2 की वैल्यू माइनस 11.1 वोल्ट के आसपास आएगी। ठीक है, ये तो वोल्टेज आया। अब करंट कैसे निकालें? तो बेटा अपन ने जो जोड़ा है ये करंट ही तो है, जो अपन ने इक्वेशन बनाई है करंट को ही तो ऐड करा है। तो ये जो अपन ने V1 माइनस 10/10 ये जो बनाया है ये कौन सा करंट है? I1। तो ये जो V1 की वैल्यू है ये इसमें पुट कर सकते हो और V1 की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो करंट आ जाएगा। और करंट जैसा अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब आपने नीचे बनाया है, नीचे माना है जाता हुआ, और करंट ऊपर आ रहा है। अब जो I2 है वो ये हो गया, ये I2 हो गया। V1 की वैल्यू पुट कर सकते हो। I3 जो है वो हो जाएगा V2 माइनस 0/10, ये I3 हो गया और ये हो गया I4। तो इसके अंदर अगर अपन V1 V2 की वैल्यूज पुट अप कर दें तो I1 I2 I3 I4 चारों आ जाएंगे। ठीक है ना। और अगर KVL KCL से करते तो बेटा कम से कम इसमें 4 इक्वेशंस बनती। 4 इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा हरक्यूलिस टास्क हो जाता, इसीलिए आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। ठीक है ना। अब इस पे और क्वेश्चंस, इसी मेथड पे एक और क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये करंट I निकालना है और ये वैसे भी और तरीकों से हो सकता है पर इसको अपन नोडल से करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि नोडल में पहले नोड्स देखो कितनी है। तो यहाँ पे नोड है 1 और 2। ठीक है, अब कोई भी एक नोड को ग्राउंड कर दो और प्रिफर उसको करो, मैंने बताया था जिसको ग्राउंड करने से ज़्यादातर नोड ग्राउंड हो जाए। अब ऑब्वियसली यहाँ तो 2 ही हैं, तो एक को ग्राउंड करोगे तो दूसरा ग्राउंड नहीं होगा। तो अब उसको प्रेफरेंस दो जिसका पोटेंशियल लोअर है, और लोअर पोटेंशियल पे ये वाली नोड है क्योंकि बैटरी के माइनस से जुड़ी है। तो इसको आप कर दो ग्राउंड। तो इसका पोटेंशियल 0, इसका 0, इसका 0 और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो V। ठीक है, अब नोडल लगा रहे हैं तो अब तो एक ही नोड है जिस पे नोडल लगाना है। तो इक्वेशन बनेगी V माइनस, देखो मैं इस सर्किट में जा रहा हूं, इसका करंट लिख रहा हूं, यहां से यहां तक का करंट लिख रहा हूं। तो V माइनस ये इसको अपन ले लेते हैं 10 वोल्ट्स। तो V माइनस 10/R, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ऊपर से जा रहा हूं V माइनस 0/2R। अब नीचे से जा रहा हूं V माइनस 0/R इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया 2V माइनस 20 प्लस V प्लस V 2V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5V इज इक्वल टू 20। तो V आ गया आपका बेटा 4 वोल्ट्स। ठीक है, और करंट I जो निकालना है वो यही तो है I। तो I की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर दो। तो 4 माइनस 0/2R। तो लेट सपोज R की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 4/2। तो ये आ गया 2 एम्पियर। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ, वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरे तरीके से इसका बेटा R इक्विवेलेंट कितना है? ये 2R और R जो है ये है आपस में पैरेलल में। तो 2R और R पैरेलल में 2R/3 हो गया और R सीरीज में है
तो R इक्वलेंट आ गया 5R/3। ठीक है, R1 है तो 5/3। जो टोटल करंट आ रहा है, टोटल बड़ा ही आ रहा है 10/R इक्वलेंट, तो I आ गया 6 एम्पेयर। ठीक है, अब 6 जब टूटेगा तो करंट डिवाइडर रूल याद करो। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ रहा है? रेशियो आ रहा है 2:1। ऐड कर दो रेशियो को और ऐड करके उतने पार्ट कर लो करंट के, तो टोटल करंट 6 एम्पियर है। 1 पार्ट कितना हो गया? 1 पार्ट हो गया 6/3, 2 एम्पियर। और जो ऊपर 2R में से जाएगा वो R के प्रोपोर्शनल होगा। अब रेशियो में R का कितना पार्ट है? 1 पार्ट, तो उसमें से जो I जाएगा वो 1 पार्ट जाएगा, यानी 2 एम्पियर जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी नोडल से किया है। ठीक है बच्चों, तो ये था नोडल पहले तरीके से। अब अगले वीडियो में मैं नोडल एनालिसिस का मेथड 2 लाऊंगा। थैंक यू। ये नोडल एनालिसिस लगाने का एक और तरीका है, हालांकि बेस तो वही है, बेसिक्स तो वही है, करेंगे तो वही, पर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और सीखोगे कि हमने देखा था व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज तो ये भी है, पर ये बैलेंस नहीं है। 2/5 इज नॉट इक्वल टू 5/2, तो दिस व्हीट स्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो वैसे तो KVL KCL से भी कर सकते हैं, पर KVL KCL का मेथड जो है बहुत ही बड़ा होता है, लेंदी होता है, उससे हम करेंगे ही नहीं कभी भी एग्ज़ाम में, तो फिर मैं उसको बताने की ज़रूरत समझता नहीं हूँ। तो मैं नोडल एनालिसिस से करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे और मेथड बताऊँगा। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस का डिफरेंट मेथड भी ये है। तो इसमें आपको क्या कर रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। तो आप एक बैटरी अज्यूम कर लो सबसे पहले, है ना, जिसका वोल्टेज होगा कुछ V वोल्ट्स मान लो। ठीक है, और इसको कर दो ग्राउंड। तो जिसको ग्राउंड किया उसका पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है, इसका 0 हो गया, इस वाले का। तो A से B तक VA माइनस VB, ये VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये जो है ये V वोल्ट ही तो है, और VB अगर 0 है तो VA कितना आ गया? V आ गया V वोल्ट्स। तो A का पोटेंशियल हो गया V वोल्ट्स। ठीक है, अब मान लो कि जब 2 ओम यहाँ इस जगह का पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो करंट ऐसे जाएगा, प्लस से निकल के ऐसे जाएगा। तो करंट जो है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो 2 ओम के इस वाले टर्मिनल पे पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया, X कम हो गया। तो बचा कितना? तो यहां पे बचा V माइनस X कम हो गया, तो यहां पे बचा V माइनस X, है कि नहीं? ठीक है, और यहां का 0 है ही। अब आप देख सकते हो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बेटा, कि अगर ये सेल का टर्मिनल है ना, ये सेल का टर्मिनल उल्टा लगा होता, तो यहाँ पे होता, तो वही 2 और 5, वही 5 और 2। तो 2 से जाने पर जो पोटेंशियल है वो X कम हो रहा है, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन में। अब इस 2 से करंट जो जाएगा वो इस तरफ जाएगा यूं, और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। तो अगर मैं यहां से उल्टा आ रहा हूं और यहां आ रहा हूं, तो करंट तो ऐसे जा रहा है, करंट तो लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा ना, बैटरी के नेगेटिव की तरफ ही तो जाएगा। ये तो करंट आ रहा है, पता नहीं कितना है, और मैं उल्टा आ रहा हूं। तो 2 ओम का जो, अब मैं 2 ओम के ऊपर से जब जा रहा हूं, तो 2 ओम के ऊपर से जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि अब मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऐसे।
तो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाएगा यहाँ का वो हो जाएगा एक्स। एक्स कैसे? 2 ओम के ऊपर से जाने पर पोटेंशियल एक्स चेंज होता है, तो करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो एक्स कम होगा और करंट के अपोजिट आओगे तो एक्स बढ़ेगा। तो देखो आप, तो मैंने यहां पर क्या करा कि नंबर ऑफ इक्वेशन को कम कर दिया, समझ गए? यहां का एक्स तो इसका भी एक्स के टर्म्स में है। अब नोड लगा दो, है ना? किस नोड पे लगाओगे, 1 पे या 2 पे? तो वो आप डिसाइड कर सकते हो, ये 1 है ये 2 है, ठीक है ना? तो अप्लाइंग नोडल एट नोड 2 पे लगा रहा हूं, तो 2 के पोटेंशियल को सबसे ज्यादा मानते हुए x माइनस वी अपॉन 5 प्लस एक्स माइनस 0 अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस वी माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बात? तो x को v के टर्म्स में निकाल लो, v को नोन मानते हुए। तो ये हो गया x, एलसीएम आ गया इसका 10, और ये आ गया 2x माइनस 2v प्लस 5x प्लस x माइनस v प्लस x। ठीक है बच्चों, ये हमने माना। तो बराबर 0। अब ये आ गया 8x, इनफैक्ट 9x, ये 2x 5x 7x 8x 9x। 9x माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया v बाय 3, आ गया x बराबर v बाय 3। तो यहां पे बेटा जो x अपन ने निकाला, अब अपन करंट निकालते हैं इस ब्रांच का, I1 और I2। बेटा मेरी बात पे यकीन करो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से छोटा है और दूसरे कोई भी तरीके से बड़ा होगा, इसलिए आपको ये बड़ा नहीं लगना चाहिए। I1 की वैल्यू निकालू तो I1 सिंपली क्या होगा, V माइनस एक्स, 2 ओम के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 आ गया x अपॉन 2, x v बाय 3 है तो v बाय 6 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही I2 अगर निकालूं तो I2 आ गया v माइनस एक्स अपॉन 5, तो v माइनस v बाय 3 अपॉन 5, तो I2 आ गया 2v बाय 15, 2v बाय 15, ये आ गया I2। अब जो टोटल करंट है I आ गया I1 प्लस I2, तो I आ गया v बाय 6 प्लस 2v बाय 15। ठीक है, तो ये आ गया 5v प्लस 4v, तो I आ गया 9v बाय 30 विच इज 3v बाय 10, आ गया I। और बेटा R इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूं, इसलिए अलग कलर से लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या होगा, A और B के बीच का वोल्टेज VAB अपॉन A से B तक का करंट। तो VAB कितना है बेटा, V है,
ए और बी के बीच में वी है वोल्टेज, और करंट कितना है वो अपने निकाल लिया आई, तो वी अपॉन आई आंसर होगा, और वी अपॉन आई होगा 10/3 ओम्स। ये आएगा बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10/3 ओम्स। और क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे, मिलते हैं अपन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेटा हमको नोडल एनालिसिस का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है, पर अब हम इसे नोडल से करेंगे। ठीक है, तो नोडल से करने के लिए अपन सबसे पहले एक सेल लगा देते हैं। हमने सीखा है, एक सेल लगा दिया V वोल्ट का, ठीक है, और इसको कर दिया ग्राउंड, लोअर पोटेंशियल वाले को ग्राउंड, तो इसका पोटेंशियल 0, इसका हो गया V। अब बेटा आप ये सोचो कि सारे रेजिस्टेंस बराबर है, तो मान लो ऐसे जाने पर करंट, देखो करंट ऑब्वियसली यहां से ही हो जाएगा आगे, तो आगे जाने पर पोटेंशियल कम होंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कम हुआ और x कम हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया V माइनस एक्स। सेम यहाँ पे नीचे भी सेम ही होएगा क्योंकि ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है। उसी तरह जब आप ऊपर जाओगे, पीछे यहाँ जाओगे, तो अब सेम चीज है कि अब आप करंट के अपोजिट जा रहे हो। अभी तो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे यहाँ, तो वो पोटेंशियल कम हो रहा था, और कितना कम हुआ, x कम हुआ। अब यहाँ पे आप करंट के अपोजिट, करंट नीचे आ रहा है और आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो वो कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा तो x ही, क्यों, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से जाने पे x बढ़ रहा है, तो सिमिलरली तो है सर्किट, तो वैसे यहाँ का भी जो हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है बात। और जब आप ये भी देख लो कि आप A से B पहुंच रहे हो तो वाया C जा रहे हो, मान लो ये C है, ये वाला पॉइंट C है, तो A से B जा रहे हो, तो R और R से जाने पे, 2R से जाने पे पोटेंशियल V से 0 हो गया, तो बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल हाफ होएगा V/2। सही है कि नहीं? 2R से जा रहे हो, 2R से आप जा रहे हो, ये R और R, 2R से जा रहे हो, तो पोटेंशियल V से 0 हो गया, V बदल गया, तो अब जो पोटेंशियल बदलेगा बीच तक, सेंटर तक, तो वो हो जाएगा, अब आधा बदलेगा, तो V/2। मानते हो बात? अब आप इसमें नोडल एनालिसिस लगा दो, है ना, कहीं किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हो आप यहां लगा दो इस पॉइंट पे। इसको अपन ले लेते कुछ ए पॉइंट, या ए तो मान लिया अपन ने, ओ ले लो, या ओ 0 मान लिया अपन ने, तो इसको अपन ले लेते हैं इस पॉइंट पे, अप्लाइंग नोडल, यहाँ पे नोडल लगा रहे हैं। तो नोडल की इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, x माइनस V माइनस एक्स अपॉन R प्लस x माइनस V/2 अपॉन R प्लस x माइनस 0 अपॉन R इक्वल टू 0। समझ गए आप? तो जो इक्वेशन बनी वो ये बनी कि 2x माइनस V प्लस x माइनस V/2 प्लस x बराबर 0, तो 4x माइनस 3V/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू आ गया 3V/8। ठीक है, अब बेटा फिर से टोटल करंट निकालना है। टोटल मान लो I है, तो वो गया I1 I2 I3। ठीक है, तो I1 कितना आएगा? I1 आएगा V माइनस एक्स अपॉन R, जो कि आएगा x अपॉन R, तो 3V/8R। ठीक है, I2 आएगा
v माइनस वी बाय टू अपॉन आर, यानी v बाय टू आर, और I3 आएगा v माइनस एक्स सेम आएगा अपॉन आर, जो कि 3v बाय 8r। तो टोटल करंट आ गया 3v बाय 4r प्लस v बाय 2r। तो ये जब आप एलसीएम लोगे तो 5v बाय 4r आ जाएगा I, और जो R इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो होगा A और B के बीच का वोल्टेज जो कि V है, अपॉन A से B तक का करंट जो कि I है। तो V अपॉन I आएगा 4R बाय 5। ये आ गया बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय नोडल एनालिसिस। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें नोडल एनालिसिस का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी में। और आपको याद होगा कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसमें पाथ सिमेट्री से, और जो आर इक्विवेलेंट आया था वो आया था 5R बाय 6, याद होगा आपको, ठीक है। तो अपन रेफरेंस के लिए ये आंसर लिख के रखते हैं कि ये आना चाहिए। तो अपन सबसे पहले नोडल लगाने के लिए एक सेल लगाते हैं यहाँ पर उन दो टर्मिनल्स में जिनमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये सेल लगाया मैंने, एक V वोल्टेज का सेल है और ये ऐसा है, ठीक है। अब ये इसका V वोल्टेज है। अब जैसा हमारा मेथड है, हमने माना कि इसको हमने ग्राउंड कर दिया, इस पॉइंट को, तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है। इस A पॉइंट का पोटेंशियल V हो गया। और मान लो कि A से करंट के डायरेक्शन में जाने पर, इस R से यहाँ तक आने पर X कम हो रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस एक्स। इसका भी V माइनस एक्स सिमेट्रिक है, और इसका भी V माइनस एक्स, ठीक है। अब थोड़ा अगर उल्टा है, रिवर्स, यहाँ पीछे से हम आगे आ रहे हैं तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जो चेंज इन पोटेंशियल है वो x होगा। तो इस पॉइंट का x हो जाएगा, इसका भी x हो जाएगा, और इसका भी x हो जाएगा, ठीक है। अब हम किसी भी एक पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अप्लाइंग, ये पॉइंट ले लेते हैं हम, ये वाला C है ना, अप्लाइंग नोडल एट C, अप्लाइंग नोडल एट C पे नोडल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस V माइनस एक्स अपॉन R प्लस x बाय R प्लस x माइनस V माइनस एक्स अपॉन R, ठीक है। थोड़ा इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ वापस से, नीचे लिख देता हूँ कि x माइनस V माइनस एक्स अपॉन R प्लस x माइनस 0 अपॉन R प्लस x माइनस V माइनस एक्स अपॉन R इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस V प्लस x प्लस 2x माइनस V इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2V इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 2V बाय 5, ठीक है। x आ गया 2V बाय 5। अब हमको I1 I2 I3 निकालना है, I1 I2 और I3, ठीक है। तो I1 की वैल्यू आएगी x माइनस ये V
माइनस, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं I1 के लिए, तो V माइनस एक्स बाय आर, तो ये आएगा इनफैक्ट x बाय आर, x है 2v/5, तो 2v/5r, ठीक है। I2 आएगा पोटेंशियल डिफरेंस I2 के लिए लिखेंगे, I2 के रेजिस्टेंस के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो सेम आएगा 2v/5r, और ऐसे ही यही सेम आएगा I3, तो जो I हो गया वो हो गया थ्राइस ऑफ I1, टोटल करंट थ्राइस ऑफ I1, तो हो जाएगा 6v/5r, ठीक है, टोटल करंट। अब जो R इक्विवेलेंट होता है वो होगा A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन A से B तक जाने वाला करंट I, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा V अपॉन I, और V अपॉन I आएगा 5r/6, और ये हमने पहले से लिख के रखा है, ठीक है बच्चों। तो बड़ा इजी एक क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर A और B पॉइंट्स जिनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो A और B ये हैं, और हमें इनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें एक सेल मानना है जिसका पोटेंशियल होगा V, और उसको A और B के बीच में लगा देना है, ठीक है, ये मैंने माना। तो यहाँ से फिर से मैंने क्या करा कि इस पॉइंट को ग्राउंड कर दिया, B पॉइंट को, और इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0, B का 0, A का पोटेंशियल V हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा आप ये गौर से एक चीज़ देखो कि पोटेंशियल लिखना कैसे होता है कि जब A से चल के मैं B पे जाऊंगा तो इस पाथ में 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं और इस पाथ में भी 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल V से 0 हो गया, तो आधे तक पोटेंशियल जो चेंज होगा वो चेंज होगा V/2, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V/2, इस पॉइंट का पोटेंशियल V/2। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक गए तो V/2 कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए तो V/2 कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए तो V/2 कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए तो V/2 कम हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब V से ऊपर जाओगे, है ना, यहाँ, और फिर यहाँ से इधर गए और फिर यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो 1 2 3 4, है ना, O पे आ गए, B पे आ गए आप, है ना, वैसे ही 1 1 2 3 4 B पे आ गए। तो ये जो पाथ है 1 2 3 4, इसमें 4 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, और 4 पे चलने के बाद पोटेंशियल V से 0 हो रहा है, तो 2 पे चलने के बाद पोटेंशियल V से V/2 हो जाएगा, तो यहाँ का V/2 हो जाएगा, समझ गए। सिमिलरली 1 2 3 4, तो यहाँ का पोटेंशियल भी हो जाएगा V/2, ठीक है बच्चों, ठीक है। और उसी तरह एक पाथ और आप देख लो 1 2 3 4, ठीक है, 1। अब इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे ये भी मानते हैं कि इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ से ऊपर जाने में पोटेंशियल X कम हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V-X, सही है ना। सेम तरीके से हम देखते हैं कि उल्टा है, अगर O से हैं मतलब B वाले पॉइंट से हैं, तो B से अगर बैटरी का टर्मिनल उल्टा कर दें तो B से जो पहला रेजिस्टेंस है ये, इस तक चलने में पोटेंशियल जो है वो
x कम हो जाएगा, तो इनफैक्ट x बढ़ जाएगा क्योंकि हम करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तो यहाँ का हो जाएगा x। समझ गए आप? तो किसी भी एक पॉइंट पे नोडल लगाओ। तो अगर हम नोडल इस पॉइंट पे लगाएं, एरो बना देता हूं मैं, यहां नोडल लगा रहे हैं, समझ गए आप? अप्लाइंग नोडल। ठीक है, ये जो एरो से मैंने हाईलाइट किया है इस नोड पे, तो v/2 माइनस v/2 अपॉन आर इस ब्रांच का करंट, ठीक है, प्लस v/2 माइनस v माइनस एक्स अपॉन आर प्लस v/2 माइनस एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने नोडल लगा दिया, तो ये तो 0 हो गया पहली वाली टर्म, और दूसरी वाली टर्म हो गई x माइनस v/2 अपॉन आर प्लस v/2 माइनस एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 0। अब आप जैसा देख रहे हो कि ये 0 आ गया टर्म, तो इससे हमको कुछ नहीं मिला, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई और नोड पे नोडल लगा लेते हैं। समझ गए? ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो नोड सेलेक्ट करी है वहाँ की जो टोटल करंट है वो 0 ही आ जाए, टर्म्स कैंसिल ही हो जाए। ठीक है, तो अब मैंने दूसरी हाईलाइटेड नोड है उस पर लगा रहा हूँ नोडल। तो अप्लाइंग, ये नोड 1 थी, ये नोड 2 है, तो अप्लाइंग नोडल एट नोड 2, नोड 2 पे नोडल लगा रहा हूँ। तो अब देखो x माइनस v/2 अपॉन आर प्लस x माइनस v/2 अपॉन आर प्लस x माइनस 0 अपॉन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस v इज इक्वल टू 0। x आ गया v/3। ठीक है, अब आप i1 i2 i3 निकालोगे। ये i1 है, ये i2 है, ये i3 है। ठीक है, तो i1 आएगा v माइनस v/2 अपॉन आर, v माइनस v/2 अपॉन आर यानी v/2r। i2 आएगा v माइनस x अपॉन आर, तो i2 आएगा v माइनस v0 x अपॉन आर, v/3r, और i3 भी आएगा v/3r, v/2r। कैसे? v माइनस v/2 अपॉन आर, तो i3 आ गया v/2r। तो i आ गया i1 प्लस i2 प्लस i3, और i आ जाएगा आपका 4v/3r, और r इक्विवेलेंट होता है v अपॉन i, तो r इक्विवेलेंट आएगा 3r/4। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो क्यूब का कोई भी एक फेस है, उसके जो दोनों उसका फेस के जो अपोजिट एंड्स हैं, डायगोनली अपोजिट एंड्स, उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3r/4 आएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जो क्यूब है, इसके ए ये वाला और बी ये वाले टर्मिनल के बीच में ये अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग विद आवर मेथड कि सबसे पहले ग्राउंड किया बी को, और बी का पोटेंशियल इसलिए 0 हो गया, ए का पोटेंशियल वी हो गया। अब मान लो यहाँ पे जो है आगे जाने पर ये जो पाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा। ये जो पाथ है, इस पाथ में आगे जाने पर जो पोटेंशियल चेंज हुआ है
वो मान लो कि x चेंज हुआ है, कम हो गया है, तो यहाँ का v माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट का भी सेम v माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब सिचुएशन अलग है। अब ऊपर आए हैं अपन, तो ये जो पाथ है इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो टोटल y कम हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया v माइनस वाई। सिमिलरली अगर उल्टा आ रहा हूँ, रिवर्स पीछे से, तो b से यहाँ तक आने में पोटेंशियल x बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे तो x कम हो रहा था, तो यहाँ का x हो जाएगा। ऊपर जाने में पोटेंशियल x बढ़ जाएगा, तो यहाँ का x हो जाएगा। और ये जो पाथ है जीरो यहाँ, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में y बदला, y कम हो गया, तो वैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में y बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि x और y दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन आप बनाओगे, ठीक है। तो बनाओ, तो हम सबसे पहले इस नोड पे लगा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, नोड 1 और नोड 2 है ना। तो अप्लाइंग नोडल एट नोड 1, नोड 1 पे नोडल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस v माइनस एक्स अपॉन r प्लस x अपॉन r प्लस x माइनस वाई अपॉन r इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो बनी, ये बन गई आपकी 2x माइनस वी प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू v, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा अप्लाइंग नोडल एट नोड 2, नोड 2 पे लगा रहा हूँ नोडल, ठीक है। तो नोड 2 पे लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस वी माइनस वाई अपॉन r प्लस y माइनस एक्स अपॉन r प्लस y माइनस एक्स अपॉन r इज इक्वल टू 0। तो 2y माइनस वी प्लस y माइनस एक्स प्लस y माइनस एक्स बराबर 0। तो ये हो गया आपका 4y माइनस 2x इज इक्वल टू v, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और इसको अगर अपन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी, हम इसको सॉल्व करते हैं, 4x माइनस वाई, हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग y फ्रॉम 1 इन 2, 1 से 2 में y की वैल्यू पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू 4x माइनस, इसमें आ जाएगा 4 इंटू वाई की जगह 4x माइनस वी माइनस 2x इज इक्वल टू वी। तो ये आ जाएगा 16x माइनस 4v माइनस 2x इज इक्वल टू v, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 5v, ठीक है। तो इससे जो है x आ जाएगा 5v बाय 14, ठीक है बच्चों। और y आ जाएगा, y जो था वो था 4x माइनस वी, तो y आ जाएगा
4 इंटू 5/14v माइनस v, तो y यहाँ से आ जाएगा 6v/14 विच इज इक्वल टू 3v/7। ठीक है, ये आ जाएगा y। अब करंट निकालने हैं हमको, कौन से, ये I1, ये I2 और ये I3। तो I1 की वैल्यू होगी v माइनस x अपॉन r, तो ये आ गया x अपॉन r। x आया था हमारा 5v/14, तो 5v/14r। ऐसे ही I2 की वैल्यू आएगी v माइनस 0 अपॉन r, तो v/r। और I3 की वैल्यू आएगी v माइनस x अपॉन r, तो ये आ जाएगा वही सेम 5v/14r। तो जो टोटल करंट है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3, और I हो गया 5v/7r प्लस v/r, तो ये आ गया 12v/7r। और r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा v/i, तो v/i इज 7r/12। तो क्यूब के ये जो दो पॉइंट्स हैं ये वाले, इनके बीच में इक्विवेलेंट 7r/12, इनके बीच में a और इस वाले पॉइंट के बीच में 3r/4, और डायगनली अपोजिट एंड्स के बीच में 5r/6। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट A और पॉइंट D के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और गिवन ये है कि ये जो टेट्राहेड्रन है इसके हर वायर का रेजिस्टेंस इक्वल है R। ठीक है, अभी फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो हम एग्जीक्यूट करें और एक सेल लगा दें A और D के बीच में, और इसको कर दें ग्राउंड। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0, इसका हो गया V। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर फिर नीचे यहाँ तक आने में पोटेंशियल V/2, फिर V/2 बदला और 0 हो गया। तो जो टॉप पॉइंट है उसका पोटेंशियल V/2 होगा। समझ गए आप सिमेट्री से। और जो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल बी तक जाने में, लेट्स सपोज पोटेंशियल चेंज हो गया और बी का पोटेंशियल हो गया x। इनफैक्ट x कम हो गया तो बी का पोटेंशियल हो गया v माइनस x। ठीक है, तो जो सी है पॉइंट उसका पोटेंशियल x हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स जाऊंगा तो O से C तक, D से C तक जाने में जो चेंज होगा पोटेंशियल का वो x होगा और बढ़ेगा। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस लगाना है, तो अप्लाइंग नोडल applying nodal at this C, at node C पे हम नोडल एनालिसिस लगाएं तो इक्वेशन बनेगी x माइनस v माइनस एक्स अपॉन r प्लस x माइनस 0 अपॉन r प्लस x माइनस v/2 अपॉन r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो
तो हो जाएगा 2x माइनस वी प्लस एक्स माइनस वी बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 3v बाय 2। तो x इज इक्वल टू 3v बाय 8। ठीक है, x आ गया 3v बाय 8। अब हमें करंट निकालना है I1, I2, I3। तो I1 आएगा v माइनस वी बाई 2 अपॉन R, विच इज v बाय 2R। I2 आएगा v बाय R और I3 आएगा v माइनस x अपॉन R, यानी x अपॉन R। तो ये 3v बाय 8R। तो जो टोटल करंट है I, वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और I आ जाएगा v बाय R कॉमन 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 8। ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 3 इंटू v बाय R। तो ये हो गया 15v बाय 8R और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा V अपॉन I और V अपॉन I होगा 8R बाय 15। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D विल बी 8R बाय 15। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको नोडल एनालिसिस क्लियर है अच्छे से और आप इस पे और प्रैक्टिस कर सकते हो। पर ये जो तरीका है मेरा कि x मान के कर रहा हूँ, ये सिमेट्रिक सर्किट्स के लिए ही करना आप, जिसमें सर्किट में सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हों, वरना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अब लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नया ट्रिक। थैंक यू, बाय बाय।